यूनिवर्स में मिले हैं 1100 से ज्यादा एलियंस के सबूत। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैज्ञानिक हमेशा से कॉस्मोस में लाइफ सिग्नेचर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते रहते हैं ताकि उन्हें कोई ऐसा प्लैनेट मिल जाए जहां लाइफ की एग्जिस्टेंस का प्रूफ मौजूद हो। अब इसके लिए ढेरों प्रोजेक्ट्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग अब तक मिल चुकी है, मगर रिसेंटली एक ऐसी टीम सक्सेसफुल साबित हुई ना, जिसने यूनिवर्स के 60 लाख से ज्यादा प्लैनेट्स पर मिलने वाला लाइफ सिग्नेचर को आइडेंटिफाई किया है। तो क्या ये सारे के सारे प्लैनेट्स लाइफ कंटेन करते हैं, और अगर ऐसा है तो इनमें से सबसे करीबी ग्रह कौन सा है? वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। देखो, किसी भी प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट में लाइफ है या नहीं है, इसे आइडेंटिफाई करना सिर्फ दो तरह के सिग्नेचर्स को देखकर और एनालाइज करके ही पता कर पाना पॉसिबल है। एक तो है इस प्लैनेट के बायो सिग्नेचर्स और दूसरा है उस जगह या फिर प्लैनेटरी बॉडी के टेक्नो सिग्नेचर्स। तो देखो, बायो सिग्नेचर्स और टेक्नो सिग्नेचर्स दोनों ही बड़े इजी और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म्स हैं। बायो सिग्नेचर्स बेसिकली वो सभी कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स और आइसोटोप्स होते हैं ना, जिनकी प्रेजेंस या उनका रेशियो किसी प्लैनेट पर लाइफ की एग्जिस्टेंस के एविडेंस की तरह एक्ट करता है। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर किसी ग्रह पर एवरेज से ज्यादा ऐसे कंपाउंड्स या फिर एटमॉस्फेरिक गैसेस मौजूद है जो लाइफ फॉर्म के मेटाबॉलिक या एक्वियस प्रोसेस के थ्रू क्रिएट होती है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह वगैरह, तो इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस रहते हैं कि उस ग्रह पे या तो प्रेजेंट में या फिर पास्ट में कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्टेंस में रही होगी, और अगर नहीं भी रही होगी तो फ्यूचर में जरूर पनप सकती होगी। हालांकि यूनिवर्स इज इनफाइनाइट, यहाँ पर कोई भी कंपाउंड विदाउट ए डाउट कहीं भी पाया जा सकता है, जिस वजह से बायो सिग्नेचर्स के एग्जिस्टेंस को उतना रिलायबल नहीं माना जाता। और इसी रिलायबिलिटी को टैकल करने के लिए वैज्ञानिक अब नए लाइफ सिग्नेचर्स की तलाश करते हैं, जिसे नाम दिया गया है टेक्नो सिग्नेचर्स का। टेक्नो सिग्नेचर्स बेसिकली हाईली एनर्जाइज्ड वेव्स या फिर ऐसे सिग्नल्स होते हैं ना, जिनके आर्टिफिशियली किसी स्पीसीज द्वारा क्रिएट किए जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी धरती पर इतने सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, सैटेलाइट्स की तरफ इतने सिग्नल्स भेजे जाते हैं और बहुत सारा डेटा ट्रांसमिट होता रहता है। ऐसे में ये डेटा ऑब्वियसली धरती से सैटेलाइट्स की तरफ थ्रू वायर्स नहीं बल्कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज के थ्रू भेजा जाता है। नाउ मोस्टली ये डेटा उन सैटेलाइट्स द्वारा रिसीव कर लिया जाता है, बट वंस इन ए वाइल ऐसा भी होता है जब ये सिग्नल्स सैटेलाइट तक अच्छे से नहीं पहुंच पाते, लीडिंग टू लीकिंग ऑफ दीज वेव्स। अब जिस तरह हमारी सैटेलाइट इस डेटा को रिसीव करके इंटरप्रेट करती है ना, उसी तरह अगर किसी तरह के बहुत पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप को कई लाइट ईयर्स दूर से भी धरती की तरफ पॉइंट किया जाए तो वो क्लियर डेटा तो ना सही, मगर इन रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट करके इतना तो आइडेंटिफाई कर ही लेंगे कि इन्हें आर्टिफिशियली एमिट किया गया है। नाउ जिस तरह एलियंस द्वारा इस डेटा को डिटेक्ट किया जाना पॉसिबल है, ठीक उसी तरह हम इंसान भी किसी ग्रह पर फोकस करते हुए उसके टेक्नो सिग्नेचर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, जिस वजह से अब कई वैज्ञानिक अपने पास्ट और ऑनगोइंग डेटा को इसी नजरिए से देखते हैं ताकि उन्हें कोई ऐसा प्लैनेट मिल पाए जो इस तरह के टेक्नो सिग्नेचर्स को एमिट करता हो। एंड लकीली वी फाउंड सम टू। अब इन्हीं टेक्नो सिग्नेचर्स की खोज की उम्मीद से कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने पैसे जमा किए और $100 मिलियन इन्वेस्ट किए अब तक के सबसे बड़े और शायद सबसे बेस्ट ऑन द पेपर एलियन लाइफ सर्च प्रोजेक्ट पे, नोन एज ब्रेक थ्रू लिसन। तो देखो, ये प्रोजेक्ट अर्थ के कुछ सबसे स्ट्रॉन्ग रेडियो टेलीस्कोप का यूज करता है, लाइक यूएस में मौजूद ग्रीन बैंक रेडियो टेलीस्कोप और ऑस्ट्रेलिया में मौजूद पार्केस टेलीस्कोप, और फिर उन टेलीस्कोप से आसपास के करीब 100 गैलेक्सीज में मौजूद 10 लाख स्टार सिस्टम को स्कैन करके वहां के टेक्नो सिग्नेचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है। अब अगर आपको लगता है कि ये भी ह्यूमैनिटी के किसी नॉर्मल प्रोजेक्ट की तरह है, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। देखो, इसकी पोटेंशियल और स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है ना कि अगर आसपास के 1000 स्टार्स में कहीं कोई एयरक्राफ्ट रेडार सिस्टम छोटा सा भी सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा होगा तो ये उसे आसानी से पहचान लेगा। अब अगर अभी भी नहीं समझे ना, तो और एस्टोनिशिंग एग्जांपल देता हूं। देखो, ये सिस्टम इतना पावरफुल है कि इन केस अगर धरती से 25 ट्रिलियन माइल्स यानी करीब 40.2 ट्रिलियन किलोमीटर के रेंज में अगर 100 वाट का बल्ब भी जलेगा ना, तो भी ये सिस्टम उसे डिटेक्ट करके उसकी रीडिंग्स निकाल लेगा।
और उसकी एग्जैक्ट प्लैनेटरी लोकेशन पिन पॉइंट कर देगा, जिस वजह से ये टेक्नो सिग्नेचर्स के मामले में आज तक का शायद सबसे एडवांस और इफेक्टिव रेडियो टेलीस्कोप सिस्टम बन जाता है। हालांकि आपको भले ही ये बड़े बड़े फिगर्स बहुत सही लग रहे हो, बट यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, जिस वजह से वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च के लिए एक कॉन्स्ट्रेंट रखी है, और वो ये कि इस टेलीस्कोप नेटवर्क की मैक्सिमम रेंज पर अगर 10,000 जेटावाट्स तक की पावर एमिशन को नोटिस किया जाएगा तो ही उसे कंसीडर किया जाएगा और डिटेक्ट किया जा पाएगा। नाउ ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट जितना पास होगा उसके लिए ये लिमिट कम होती जाएगी। नाउ आफ्टर ऑल 1 लाइट ईयर्स दूर तक भी अगर हम इतने जेटावाट्स के ही सिग्नल को डिटेक्ट करने की सोचेंगे तब तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। मगर व्हाट दे इग्नोर हियर इज कि इस 10,000 जेटावाट्स के फिगर को भी रैंडमली नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसके पीछे भी एक रीजन है। दरअसल ये पावर एमिशन इक्विवेलेंट होती है किसी डायसन स्फीयर के पावर कंजम्पशन के, जो सिर्फ किसी टाइप 2 सिविलाइजेशन द्वारा ही क्रिएट किया जा सकता है। अब अगर आप अंतरिक्ष टीवी के रेगुलर व्यूअर हो तो आपको डायसन स्फीयर और टाइप 2 सिविलाइजेशन के बारे में तो पता ही होगा, और अगर नहीं पता तो इसके लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर शॉर्ट में बताना हो तो डायसन स्फीयर किसी स्टार के चारों तरफ बनाए जाने वाला एक ऐसा मेगा स्ट्रक्चर होता है जो उसके द्वारा रिलीज की जाने वाली सारी एनर्जी को हार्नेस करके हैबिटेबल प्लैनेट की ओर ट्रांसमिट करता है। एंड सिंस किसी डायसन स्फीयर की एनर्जी में ही इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर से ही किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करके अर्थ तक डिटेक्टेबल पहुंचा पाए, इसीलिए इस वैल्यू को चुना गया। अब इस रिसर्च को ऑफिशियली जनवरी 2016 में शुरू किया गया था और इसे 10 साल तक चलाने का प्लान किया गया है, यानी ये साल 2026 तक एक्टिव रहेगा करंट फंडिंग्स के हिसाब से। एंड थैंकफुली अभी दिसंबर 2023 में ब्रेक थ्रू लिशन प्रोजेक्ट पे काम कर रही टीम ने इसकी वन ऑफ द फर्स्ट रिपोर्ट रिसर्च पेपर के फॉर्म में पब्लिश की है, जिसके रिजल्ट ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अब जब इकट्ठे इतने सारे डेटा को इस प्रोग्राम के लिए फीड किया गया तो इस पूरे डेटा को टर्बोसेटी की पावरफुल एल्गोरिदम्स के थ्रू पास किया गया, जिसमें यह पता चला कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में कुल मिलाकर यूनिवर्स के 60,34,313 ऐसे सिग्नल्स रेडियो टेलीस्कोप्स को हिट किए थे, जो ना सिर्फ डिटेक्टेबल बैंडविड्थ को टच कर रहे थे बल्कि टेक्नो सिग्नेचर्स के साइन भी दिखा रहे थे। अब अगर मैनुअली 60 लाख से ज्यादा रीडिंग्स को स्टडी किया जाता तो एक क्या 10 साल भी कम पड़ जाते, जिसके लिए इस डेटा को भी रेडियो डिस्टरबेंसेस और इंटरफियरेंस पर ट्रेन किया गया और फिर जनरेटेड ट्रेंड एल्गोरिदम को इन 60 लाख डिटेक्टेड रेडियो सिग्नल्स में इटरेट करवाया गया, ताकि उन सिग्नल्स को फिल्टर आउट किया जा सके जो रेडियो इंटरफियरेंस की वजह से क्रिएट हुए थे। अब एल्गोरिदम द्वारा फिल्टर आउट किए जाने के बाद केवल 1519 ऐसे इवेंट्स बने थे जो एल्गोरिदम के हिसाब से टेक्नो सिग्नेचर्स हो सकते थे। नाउ 1519 कंपैरेटिवली काफी छोटा नंबर है, जिस वजह से कारमेन चोजा और उनकी टीम ने इन सिग्नल्स को 1 बाय 1 स्टडी करना शुरू किया ताकि इनकी क्रेडिबिलिटी टेस्ट की जा सके और ये पता लगाया जा सके कि क्या इन 1519 सिग्नल्स में से सच में कोई सिग्नल या प्लैनेट लेजिट टेक्नो सिग्नेचर्स भेज रहा है। मगर यार देखो, चोजा के साथ हमारा भी दिल टूट गया, क्योंकि ये सारे के सारे रेडियो सिग्नल्स भी एक्चुअल में कोई टेक्नो सिग्नेचर्स नहीं थे, बल्कि इनमें से ज्यादातर बाद में या तो नॉर्मल फ्लो का नतीजा निकले या फिर किसी रेडियो इंटरफेरेंस का परिणाम, जो अर्थ के ऑर्बिट पर मौजूद किसी सैटेलाइट की वजह से क्रिएट हुई होगी। नाउ ये रिसर्च कई मामलों में इनोवेटिव और उम्मीद देने वाली तो थी ही थी, मगर इसके साथ साथ इसने हमारे सामने बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया, और वो ये कि अर्थ के ऑर्बिट में बढ़ती हुई सैटेलाइट्स की मात्रा स्पेस साइंस के फील्ड को कैसे बर्बाद कर रही है। एक दौर था जब कोई रेडियो सिग्नल साइंटिस्ट के कान को खड़े कर देता था, मगर आज 60 लाख से ज्यादा रेडियो इंटरफेरेंस का मिलना बताता है कि ये सैटेलाइट्स हमारे व्यू पॉइंट को कितना सीमित कर रहा है, और कई केसेस में तो नई नई डिस्कवरीज को भी कितना ज्यादा रोक रही है। अब स्टारलिंक को लेकर वैसे भी एस्ट्रोफिजिसिस्ट के कंसर्न्स कुछ कम नहीं थे, और अब ये स्टडी सबूत है कि वो इस चिंता को लेकर अपनी जगह बिल्कुल सही थे। और देखो, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्या पता कोई अल्ट्रा रेयर सिग्नल हमारी पहुंच से सिर्फ इसीलिए चला जा रहा हो क्योंकि अब ऑर्बिट में इतनी रेडियो इंटरफेरेंस पैदा हो चुकी है। हालांकि देखो, कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि हमारे पास करंटली टेक्नो सिग्नेचर्स का कोई लिटरल डेटा नहीं है जिस पर हम कंप्यूटर मॉडल्स को ट्रेन कर सके, बल्कि हम उस डेटा को आर्टिफिशियली सिमुलेट करके क्रिएट करते हैं, जिस वजह से हो सकता है कि उन 60 लाख रीडिंग्स में कुछ फ्रीक्वेंसी सच में टेक्नो सिग्नेचर्स की रही होंगी। पर चूंकि हमारा मॉडल अच्छे से एक्यूरेट और रियल डेटा के ऊपर ट्रेंड नहीं था, इसीलिए उसने उन ट्रू टेक्नो सिग्नेचर्स को भी इंटरफेरेंस मानकर फिल्टर कर दिया होगा।
और हमसे एक बड़ा चंक ऑफ एविडेंस स्किप हो गया होगा। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या एलियंस वाकई में कहीं पर रहते होंगे? और अगर रहते होंगे तो क्या वो हमें सिग्नल्स भेजते होंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। और जाते जाते सेटी का फुल फॉर्म ही बताना कि आखिर सेटी का मतलब क्या होता है। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए हो चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी ना तो आपको ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली अच्छी लगेगी, जहां पर एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। आखिर वो वायरस कहां से आया, उसे किसने बनाया और उसने क्या तबाही मचाई? पूरी कहानी को जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करो और इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।